नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया बीट जर्मनी फॉर ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स 2020। देखिए, ओलंपिक्स में हॉकी के रिस्पेक्ट में अब तक की जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है वो इंडिया है। अभी रिसेंटली वेडनेसडे को ही इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया ओलंपिक्स में, जो मैच हो रहा था इसमें। तो आप कह सकते हो कि ये इंडिया मेंस टीम का 12th ओलंपिक्स मेडल है हॉकी में। अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने, 1 सिल्वर जीता है और 3 ब्रॉन्ज। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। मॉस्को 1980 में हम लोगों ने लास्ट टाइम गोल्ड जीता था। उसके बाद से जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं अब तक इंडिया उसमें कोई भी मेडल नहीं जीत पाया था। ये अब ऐसा हुआ है कि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मॉस्को 1980 के ओलंपिक परफॉर्मेंस के बाद। कि इंडिया का जो पहला मेडल आया था ओलंपिक हॉकी में वो आया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, जब फाइनल्स में नीदरलैंड्स को 3-0 से हराया था इंडिया ने। अगर देखें तो अब तक इंडिया ने 8 ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स जीते हैं। कब कब? 1928 में, 1932 में, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। 1980 के बाद तो गोल्ड मेडल छोड़ दो, अब तक मेडल ही नहीं जीता था इंडिया ने। फॉर्चुनेटली इस बार हमने यहाँ पे एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। वैसे जर्मनी यहाँ काफ़ी अच्छा खेल रही थी। जो हमारे गोलकीपर हैं PR श्रीजेश साहब, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके बहुत सारे तगड़े जो जर्मनी के एडवांसेस थे, जो गोल मारने के मौके थे, उनको रोका और इंडिया को यहाँ पे जीत दिलाई। ये विनिंग कंटिजेंट है, ठीक है ना। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम फ्रॉम होल ऑफ इंडिया। जनरल स्टडीज पेपर 1 करंट न्यूज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है, तो आप चाहो तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। harshitdwedi.com पे जाके डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर मूव्स टू रिडैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। फिर सरकार ने यहाँ पे एक मेजर डिसीजन लिया है टैक्स लॉ के बेसिस पे। आपको पता है कि वोडाफोन ने और कैन एनर्जी ने इंडिया को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में घसीटा है। इन पर्टिकुलर न्यूज़ को मैंने पहले भी कवर किया है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने पहला स्टेप लिया है टुवर्ड्स डूइंग अवे विद द कंटेंशियस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ ऑफ 2012। ये जो टैक्स लॉ था 2012 का, इसने क्या बोला था कि भाई पहले भी जो भी इनडायरेक्ट एक्विजिशंस हुए हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वोडाफोन की बात करो तो वोडाफोन ने क्या किया था। वोडाफोन ने 2007 में हचिसन वाम्पुआ नाम की कंपनी को खरीदा था इंडिया के अंदर। इसके 67% स्टेक्स खरीदे थे $11 बिलियन के। इसी $11 बिलियन के ऊपर भारत सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स मांग रही थी। प्रॉब्लम बस ये हुई कि भारत सरकार ने ये कैपिटल गेन्स टैक्स 2012 में बनाए हुए एक नियम कानून के बेसिस पे माना, और ये पर्टिकुलर जो आप कह सकते हो टैक्सेशन प्रीमाइस था, ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड नहीं कर पाया और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में भी स्टैंड नहीं कर पाया। सिमिलरली केन एनर्जी नाम की भी कंपनी में एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2006 और 2007 में। उस पे जब भारत सरकार की अथॉरिटीज ने टैक्स माना, इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, तो इनके एसेट्स को भारत सरकार ने कब्जा लिया और उनको बेच के अपने पैसे वसूल लिए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में गए, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में इन्होंने अपना केस जीता और अब ये अलग अलग जगहों पे जाके भारत सरकार के एसेट्स को सीज कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। केन एनर्जी को $1.2 बिलियन का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के द्वारा। 10 ग्लोबल जुरिस्डिक्शन US, UK, कनाडा, जापान में इस केन एनर्जी नाम की कंपनी ने रेलेवेंट कोर्ट्स के सामने अपील फाइल कर रखी है कि ये भारत सरकार, सोचिए भारत सरकार के एसेट्स को फॉरेन में कब्जाने पे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है। स्टेप क्या है? स्टेप ये है कि जो 2012 का ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ है इसको खत्म कर रहे हैं, और इसके लिए एक टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ताकि ये जो रेलेवेंट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लॉजेस हैं इनको हटाया जा सके। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो कि पहले से वसूला जा सके। तो मान लीजिए 2012 में अगर एक टैक्स लॉ बनाया गया तो इस टैक्स लॉ में लिखा गया कि पहले जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2007 में, 2005 में, 2010 में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके ऊपर भी भारत सरकार टैक्स लगा सकती है। इसको आप बोलते हो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। तो इस नए जो टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट बिल है इसके तो सरकार क्या बोल रही? सरकार बोल रही कि भाई मई 2012 से पहले जो भी कॉर्पोरेट एक्विजिशंस हुए हैं इंडिया के अंदर, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं
उसके ऊपर जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड की गई थी उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और जो टैक्स कलेक्ट किए हैं भारत सरकार ने वो टैक्स वापस कर देगी भारत सरकार, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देगी भारत सरकार। सरकार कब इंटरेस्ट देने लगी? सरकार पैसा वसूलती इंटरेस्ट के साथ है, लेकिन वो इंटरेस्ट देती नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी कंसर्न टैक्स पेयर्स है जिनके ऊपर इस प्रकार के नियम कानून लगाए गए हैं, भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई देखो, आपको हम इंटरेस्ट तो दे नहीं पाएंगे, आप अपने पेंडिंग केसेस ड्रॉप करो और जो भी आपसे टैक्स वसूला गया उसको वापस लो और चलते हैं। अब देखते हैं केन एनर्जी यहाँ पे किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल के चलते रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लॉजेस को यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। देखा जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है। थोड़ा भारत सरकार यहाँ पे कमजोर जरूर नजर आएगी इंटरनेशनली, लेकिन मेड इन इंडिया पर्सपेक्टिव से, या आप कह सकते हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म में ये जो नियम कानून है ये काफी काम आने वाला है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स पावर टू मेक ओन ओबीसी लिस्ट रेस्टोर्ड। भारत सरकार ने बोला है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे ताकि राज्य की सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को उनकी खुद की ओबीसी लिस्ट बनाने की ताकत दी जाए, और इसके लिए यूनियन कैबिनेट में भी अप्रूवल दे दिया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो इसी पार्लियामेंट के सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये पास भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट्स के फेवर में ही है। एक्चुअली में रिसेंटली हुआ क्या है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 का। इसके चलते आर्टिकल 338 इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 338 में किसके बारे में बताया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था। एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास नहीं था, उसको भी मिल गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू। इसी अमेंडमेंट एक्ट में एक आर्टिकल 342A आया है जिसमें प्रेसिडेंट की पावर्स बताई गई हैं टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास। मतलब पार्लियामेंट में ताकत है कि केंद्र सरकार की जो लिस्ट होती है ना, केंद्र सरकार की लिस्ट में बैकवर्ड क्लासेस की कास्ट लिखी होती है। आपको पता है कि बैकवर्ड क्लासेस में कौन सी कास्ट है कौन सी नहीं है, उसके लिए एक लिस्ट मेंटेन करती है आपकी केंद्र की सरकार। उस लिस्ट में कौन सी ओबीसी की कैटेगरी निकलेगी, कौन सी आएगी, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। एक इसी प्रकार की लिस्ट हर राज्य की सरकार में भी होती है। आपको भी पता है भाई कि राज्य की सरकार भी अपना रिक्रूटमेंट कराती है। अभी उत्तर प्रदेश में पीसीएस की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वहां पे जो ओबीसी की लिस्ट है वो कौन जारी करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार जारी करेगी। राजस्थान में हो रहा है तो वहां पे जो ओबीसी की लिस्ट है वो राजस्थान की सरकार जारी करेगी। अब हो सकता है कि राजस्थान की सरकार की ओबीसी की लिस्ट में कोई क्लास ओबीसी में आती हो, उत्तर प्रदेश में ना आती हो, तो राज्य की सरकार अपनी और अलग ओबीसी लिस्ट बनाती थी, केंद्र की सरकार अपनी अलग ओबीसी लिस्ट बनाती थी। अभी भी ये अलग बनाती है। लेकिन रिसेंटली 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट आया, और इस मेजॉरिटी जजमेंट में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये सिर्फ पार्लियामेंट को ताकत देता है टू डिसाइड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एक्चुअली पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने की ताकत पार्लियामेंट के पास है, तो स्टेट्स के पास से पावर चली गई। केंद्र की सरकार ने एक रिव्यू भी मांगा 5 मई को, मतलब रिव्यू मांगा इस 5 मई की मेजॉरिटी वर्डिक्ट का। केंद्र की सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, आप बैकवर्ड क्लासेस डिसाइड करने की ताकत राज्य की सरकार को भी दी। जब यहाँ पे कुछ बातों पे आपको देखिए क्लियर होना पड़ेगा। यूपीएससी में जब रिक्रूटमेंट होता है ना, तो वहां पे भी ओबीसी कोटा लगता है, तो वहां पे क्या राज्य की सरकार में आपका ओबीसी का नाम है तो चलेगा? नहीं, केंद्र की सरकार वाली लिस्ट में भी आपकी कैटेगरी का नाम होना चाहिए। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं और आप राज्य की सरकार की लिस्ट में है, मान लीजिए यूपी की, बट जो केंद्र सरकार की लिस्ट बनाई जाती है ओबीसी की, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है, वहां पे नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। पॉइंट समझ पा रहे हैं बात को? तो मतलब केंद्र सरकार की अपनी एक अलग लिस्ट है, राज्य की सरकार की अपनी अलग लिस्ट है। वो अलग बात है कि राज्य की सरकार जिस जिस भी कम्युनिटी को ओबीसी में इंक्लूड करती हैं, नॉर्मल कर केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में कानून पारित करके उन पर्टिकुलर कास्ट को सेंटर की लिस्ट में भी इंक्लूड कर देते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी राज्य की सरकार में किसी पर्टिकुलर कास्ट को ओबीसी का दर्जा दिया गया है तो केंद्र की सरकार की लिस्ट में भी उसका नाम आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर केसेस में आ जाता है। तो यहाँ पे इस नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से यही बोला जा रहा है कि भाई राज्य की सरकारों को भी अपनी ओबीसी लिस्ट निर्धारित करने की ताकत होनी चाहिए। उनके यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा है उसके लिए वो अपने हिसाब से ओबीसी तय कर सके। तो कल की डेट में फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस किसी राज्य की सरकार को किसी एक पर्टिकुलर
कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा देना हो तो वो दे सके, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रोक ना ले, इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। एनसीबीसी की बात की जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया था थ्रू 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2017 एंड 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। 338B में है आपका एनसीबीसी के बारे में बातचीत। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये काम करता है। वैसे तो एनसीबीसी को 14 अगस्त 1993 को बनाया गया था इन अकॉर्डेंस विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्ट्रक्चर में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन मिलिट्री बेस ऑन अगालेगा आइलैंड। अगालेगा आइलैंड की अगर आप लोकेशन देखिए तो ये आपको नक्शा नजर आ रहा है, इधर अरेबियन सी में आपको शेचेस दिख रहा है। एजम्पशन आइलैंड से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एजम्पशन आइलैंड्स कौन सी कंट्री के कंट्रोल के अंदर आता है। मॉरिशस से लगभग 1000 किलोमीटर इधर चले जाइए तो आपको अगालेगा आइलैंड्स नजर आएगा। तो अभी के लिए ये अगालेगा आइलैंड्स किसका है? मॉरिशस का एक रिमोट आइलैंड है मॉरिशस का, ठीक है। लगभग 300 लोग इस आइलैंड पे रहते हैं। अब यहाँ पे इस आइलैंड पे एक एयर स्ट्रिप बना रहा है इंडिया, एक जेट्टी बना रहा है। ये बोला गया है कि मॉरिशस का जो अगालेगा आइलैंड है यहाँ पे इंडिया अपना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। यहाँ पे साफ साफ मॉरिशस के सरकारी ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मिलिट्री आइलैंड इंडिया नहीं बना रहा है अगालेगा पे, समझ गए। तो मॉरिशस गवर्नमेंट ने साफ साफ डिनाई कर दिया है किसी भी प्रकार का मिलिट्री इंस्टॉलेशन अगालेगा पे नहीं होगा। कोई भी ऐसा पैक्ट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है मॉरिशस और इंडिया के बीच में जिसके बेसिस पे मिलिट्री बेस बनाया जाएगा अगालेगा पे। ये किसने बोला? केन एरियन साहब ने बोला, जो कि कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ को। प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? मॉरिशस के। 2015 में मोदी साहब मॉरिशस गए थे, उस समय पे ये बातचीत हुई थी कि 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप और एक जेट्टी बनाई जाएगी आपकी अगालेगा आइलैंड पे, लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई है कि दिस विल नॉट बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस फ्रॉम मॉरिशस, ठीक है भाई। अगर आप बात की जाए तो अब यहाँ पे शागोज आर्किपेलाजो वाली बात भी आ जाती है। तो ये जो शागोज आर्किपेलाजो है, शागोज आइलैंड है, ये अभी के लिए यूके के कंट्रोल के अंदर में है। एक समय पे मॉरिशस के कंट्रोल के अंदर में था जब मॉरिशस एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है। तो पहले मॉरिशस एक फ्रेंच कॉलोनी था, ठीक है, और उस समय पे शागोज आइलैंड मॉरिशस के पास ही था, मतलब फ्रेंच के कंट्रोल के अंदर में था। फिर हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस ऑफ 1814 और फ्रांस ने मॉरिशस किसको दे दिया? यूनाइटेड किंगडम को दे दिया। अब 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि मॉरिशस के एडमिनिस्ट्रेशन को और शागोज आर्किपेलाजो के एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया, ठीक है भाई। मतलब पहले मॉरिशस और शागोज आर्किपेलाजो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते थे, 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने अलग कर दिया। अब 1968 में मॉरिशस को आजादी मिल जाती है यूनाइटेड किंगडम से। तो मॉरिशस को तो आजादी मिल जाती है, लेकिन शागोज आर्किपेलाजो अभी भी ब्रिटेन के पास रहता है। अब जैसे मॉरिशस को आजादी मिली, मॉरिशस ने बोला शागोज आर्किपेलाजो भी वापस करो, ब्रिटेन ने बोला नहीं, ये शागोज आर्किपेलाजो हमारा है। और शागो आर्किपेलाजो में जितने भी लोग रहते थे, जिनको आप शागोसियंस भी बोलते थे, उनको भी वहां से हटा दिया गया। ये लोग लौट के वापस मॉरिशस आ गए। यूनाइटेड किंगडम ने इनको इन्विक्ट कर दिया 1967 से लेके 1973 में। अब यहाँ पे शागोज आर्किपेलाजो में एक मिलिट्री बेस है यूएसए का, जिसको आप बोलते हो डीगो गार्सिया। 1971 से लेके इस पूरे शागोज आर्किपेलाजो का एक ही ऐसा आइलैंड है जो इनहेबिटेड है, जिसका नाम है डीगो गार्सिया। इसी इनहेबिटेड आइलैंड में मिलिट्री पर्सनल्स भी रहते हैं और सिविलियन पर्सनल्स भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। मॉरिशस के लोगों का परमिशन नहीं है कि वो वापस जाके डीगो गार्सिया पे या शागोज आइलैंड्स पे जाके रह सकें। ब्रिटेन ने साफ साफ बोला है कि शागोज आइलैंड उनका है, वो मॉरिशस को वापस नहीं करेंगे। और अभी जो लीज थी ना यूनाइटेड स्टेट्स की, वो भी बढ़ा दी गई है। मतलब डियागो गार्सिया पे यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस रहेगा 2036 तक, ऐसा बोल दिया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा में न्यूज काम आएगी। फिर बात करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को कंटिन्यू कर दिया गया है फॉर अनदर 2 ईयर्स। 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने की जो बात की गई थी, इनको अगले 2 साल तक के लिए बना रहने दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कैबिनेट ने डिसीजन दिया है। इसके लिए खर्चा होगा 1572.86 करोड़, जिसमें से केंद्र की सरकार का खर्चा होगा 971.7 करोड़, जो कि केंद्र की सरकार निर्भया फंड से देती है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये नेशनल मिशन फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंदर बनाया गया था। आपको एक और बात बना दूं,
1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बातचीत करी गई थी, लेकिन अब तक केवल 597 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, मतलब सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने। अब खास बात यह है कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्कीम बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई है, देखिए, कि वुमेन के खिलाफ जो रेप्स, गैंग रेप्स के इल्जाम हैं, पॉक्सो के अंदर जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस आते रहते हैं, इनको प्रोएक्टिव बेसिस पर टैकल करने की जरूरत है। इनको बहुत लंबे समय तक डिले नहीं किया जा सकता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री में तो सालों तक मिलॉडी होता रहता है, केसेस डिले होते रहते हैं। तो इसलिए स्पेशली फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए ताकि केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सके। तो अक्टूबर 2019 से ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के अंदर काम करता है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लागू कर रहा है, जिसके अंदर ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉक्सो के लिए 389 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए गए। एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से ये उम्मीद रहती है कि वो हर क्वार्टर में 41 से 42 केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगा और एक साल में लगभग 165 केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो 41 इंटू 42 कर दोगे तो लगभग 165 केसेस हो जाते हैं साल में। ठीक है, फिर इस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को आगे एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन्होंने किस प्रकार से काम किया है। इसके लिए प्रॉपर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा। एक और बात बता दूं, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को किसी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह नहीं बनाया गया है। इनके लिए कुछ प्रेमाइसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वहां पे एक जुडिशियल ऑफिसर और 7 स्टाफ मेंबर बैठाए जाते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोर्ट स्टाफ को भी उठाया जा सकता है, जुडिशियल ऑफिसर्स को उठाया जा सकता है। इनको बहुत स्पीड में केसेस को डिस्पोज ऑफ करना होता है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, रेप्स के, गैंग रेप्स के। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए ये पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में और स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑन डैम सेफ्टी प्रोग्राम। भारत सरकार का ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 10 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक $250 मिलियन प्रोजेक्ट चलाया है। तो भारत के 10 स्टेट्स के पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, भारत सरकार का सेंट्रल वाटर कमीशन, ये सब ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ एक $250 मिलियन का प्रोजेक्ट यहाँ पे साइन किया है ताकि लॉन्ग टर्म में इंडिया में जो डैम्स है उनके लिए एक सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा सके और जो अभी के एग्जिस्टिंग डैम है उनकी परफॉर्मेंस को और सेफ्टी को और इंप्रूव किया जा सके। एक्चुअली में इसको ड्रिप 2 बोला जा रहा है। ड्रिप क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये सेकेंड फेज है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का, इसलिए इसको ड्रिप 2 बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डैम सेफ्टी गाइडलाइंस, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेके आना, एक रिस्क बेस्ड अप्रोच पे डैम के मैनेजमेंट को चलाना, जहां पे प्रॉपर समय पे डैम को रीऑर्गेनाइज किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रिफर्बिश किया जाए। ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 120 डैम्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान एंड तमिलनाडु में। और नेशनल लेवल पे आप देखोगे सेंट्रल वाटर कमीशन इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। सेकंड, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग डैम सेफ्टी बाय बिल्डिंग डैम सेफ्टी गाइडलाइंस, ब्रिंगिंग इन ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लाके डैम सेफ्टी को इंप्रूव किया जाएगा। डैम सेफ्टी मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, रिस्क बेस्ड अप्रोच लाई जाएगी जिसके बेसिस पे डैम सेफ्टी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट की जाए। ये सब चीजें देखी जाएंगी। इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या है? तो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाएगा, इंटीग्रेटेड रिजर्वायर ऑपरेशंस होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पे इमरजेंसी एक्शन प्लान्स यहाँ पे डिवाइस किए जाएंगे जिसके बेसिस पे मान लीजिए कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे बहुत सारा पानी डैम से रिलीज करना पड़ता है, तो वल्नरेबल डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज को कैसे बचाया जाए इस बात पे भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। सप्लीमेंटल रेवेन्यू जनरेशन भी देखा जाएगा। इन्हीं डैम की पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स बनाए जाए जिससे कि सोलर एनर्जी को भी हार्नेस किया जाए। इन सब चीजों पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा में भी ये न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा
अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। harshididi.com पे जाके डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स का एनालिसिस आप पढ़ भी सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन भी दबाइए।